स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्केल्स एंड डायरेक्शन, और ये है आपका चैप्टर नंबर 3। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि स्केल होता क्या है। तो देखो, एक मैप जो होता है ना, उसमें बहुत सारी जो है कि फीचर्स को वो रिप्रेजेंट करता है। किसके फीचर्स को? सरफेस के फीचर्स को। अर्थ के जो सरफेस हैं, यानी कि पहाड़ है, नदियां हैं, जितने भी रिलीफ फीचर हैं, उन सब को जो मैप है रिप्रेजेंट करता है ना। किस फॉर्म में? एक मिनिएचर फॉर्म में, यानी एक छोटे फॉर्म में। हेंस मैप को जो है एक स्केल पे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है? एक स्केल पे ड्रॉ करना होता है, एक पैमाने पे, टू डिपिक्ट द फीचर ऑफ द एरियाज इट रिप्रेजेंट, ताकि चित्रण किया जा सके उन फीचर्स का, उन विशेषताओं का, है ना, एरिया के जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अर्थ तो देखो बहुत बड़ा सा है हमारा, मैप तो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो हमको क्या करना होगा? एक पैमाना लेना होगा, एक स्केल लेना होगा। तो जो स्केल होता है मैप का, वो दर्शाता है कि किस अनुपात में डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में मैप के, और वो डिस्टेंस कितना है एक्चुअली दो पॉइंट के बीच में अर्थ के सरफेस पे। यानी मैप में दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, एक्चुअली में अर्थ पे वही चीज़ एक्चुअली में वो दो पॉइंट्स कितने ज़्यादा दूरी पर हैं। तो ये स्केल क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। और स्केल को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ये रेशियो है किसके बीच में? डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या है रेशियो? डिस्टेंस ऑफ, तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो मैप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी कि मैप के ऊपर कितना डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, और ग्राउंड के ऊपर उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में एक्चुअली में कितना डिस्टेंस है। तो ये रेशियो भी, तो स्केल कैसा है? एक रेशियो भी कह सकते हो। तो सेम यूनिट में लेंगे। जैसे आपका देखो, जैसे आपका यहाँ पे एक लिखा होता है ना 1:10,000, तो ये क्या है? ये स्केल है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक यूनिट आपका मैप पे है, तो यानी कि 10,000 गुना होगा कहाँ पे? एक्चुअल में ग्राउंड पे। तीन मेन मेथड होते हैं, है ना, जो रिप्रेजेंट करते हैं स्केल ऑन अ मैप। सबसे पहला है स्टेटमेंट मेथड। तीनों मेथड को देखते हैं। तो स्टेटमेंट मेथड में होता क्या है? स्केल को वर्ड्स में स्टेट किया जाता है, या फिर हम एक स्टेटमेंट बताते हैं, ये बनाते हैं उसके लिए। जैसे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, ये एक स्टेटमेंट हो गया स्केल के लिए। 1 इंच टू 5 माइल। अब यहाँ पे देखो, जो मैप का है, मैप का पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मैप को डिनोट करता है, 1 इंच 1 सेंटीमीटर मैप को डिनोट करता है। और ये जो 1 किलोमीटर है और ये जो 5 माइल है, ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है एक्चुअल डिस्टेंस को। लिखा हुआ भी है कि जो बाएं हाथ की जो वैल्यूज़ हैं, है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैप के डिस्टेंस को। अच्छा, ये मेथड सूटेबल नहीं होता। क्यों सूटेबल नहीं होता है? क्योंकि हमको ज़्यादा कुछ जानना होता है किसके बारे में, कि कौन सा यूनिट लिया जा रहा है मेज़रमेंट के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, है ना। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स ली जाती हैं, और यहाँ पे देखो यूनिट्स क्या कर रही हैं? डिफ़र कर रही हैं। तो मोर ओवर, जब मैप को रिड्यूस किया जाता है या फिर एनलार्ज किया जाएगा ओरिजिनल पे, तो स्केल जो है सेम नहीं रहता है। तो और इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम होती है मेज़रमेंट में, है ना। स्केल कैसा होना चाहिए? देखो ऐसा होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इज टू 10,000 सेंटीमीटर, है ना। यानी 1 सेंटीमीटर उस पर है तो 10,000 सेंटीमीटर कन्वर्ट। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, तो इससे क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकेंड स्केल आता है आपका लीनियर या ग्राफिक स्केल होता है। इस मेथड में होता क्या है? स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सीधी लाइन से। डायग्राम अभी देखेंगे हम, जो कि डिवाइड होता है, उसको डिवीज़न उसका रहता है दो पार्ट्स में, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी में। और इस पे मार्किंग लगी रहती है रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस है। दो डिवीज़न है, कौन कौन सी? एक प्राइमरी डिवीज़न है, दूसरा सेकेंडरी डिवीज़न है। प्राइमरी डिवीज़न जो होता है, ये मेजर डिवीज़न होता है। मेजर का मतलब होता है बड़ा डिवीज़न होता है स्केल के ऊपर। ग्रेजुएटेड होता है किधर से? लेफ्ट से राइट की तरफ।
और जबकि सेकेंडरी डिवीज़न जो है छोटे डिवीजन्स होते हैं और ये राइट से लेफ्ट की तरफ डिनोटेड होते हैं, है ना, जैसा कि फिगर 3.1 में दिखाया हुआ है। आगे देखते हैं अभी। अच्छा, टोटल लेंथ लीनियर स्केल का रिप्रेजेंट करता है 25 किलोमीटर। देख ही लेते हैं, ये रहा, ये आपका इस साइड से इस साइड तक, देखो यहाँ दिया भी हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्राइमरी डिवीज़न है जो कि मेजर डिवीज़न है। अब देखो इसमें कितना यूनिट है, 5 किलोमीटर का। और ये देखो ये 0 to 5 जितना डिस्टेंस है, इधर सेकेंडरी डिवीज़न में दिखाया हुआ है कि हर एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को, ये भी 1 किलोमीटर, एक, तो यानी ये कितना है, 5 किलोमीटर का है। और ये स्केल है कितने की, 25 किलोमीटर की है। यही है आपका लीनियर और ग्राफिक स्केल। हर प्राइमरी डिवीज़न डिनोट करता है डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर और सेकेंडरी डिवीज़न डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, 1 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ऑन ग्राउंड। इसके बाद आता है तीसरा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और ये सबसे बेहतरीन होता है, इसी को सबसे ज़्यादा हम लोग जो है कि यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये रेशियो है, रेशियो है किसके बीच में, लेंथ ऑफ लाइन ऑन मैप और करेस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि डिस्टेंस ऑन मैप और डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इन द सेम यूनिट। देखो यहाँ पे एक चीज़ खास लिखी हुई है, क्या, सेम यूनिट, है ना, सेम यूनिट में हम लोग लेंगे, डिफरेंट यूनिट में नहीं लेंगे। तो ये जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को कहते हैं RF। और देखो यूनिट सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो सिर्फ एक क्या बचेगा, तो आपका इसमें कोई यूनिट रहता नहीं है स्केल में। नेक्स्ट है कि न्यूमरेटर जो है हमेशा यूनिटी में लिया जाता है, यानी जैसे कि 1/10,000, इस तरीके से 1/50,000, यानी कि जो ऊपर वाला रहेगा ना वो हमेशा कैसा लिया जाएगा, यूनिटी में लिया जाएगा, यानी कि एक यूनिट मैप पे कितने के बराबर होगा ग्राउंड के डिस्टेंस पे, यानी एक यूनिट मैप पे 50,000 गुना के बराबर होगा। सबसे खास बात तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में ये है, वो क्या है कि जो यूनिट होता है मेज़रमेंट का डिस्टेंस को नापने के लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो बिल्कुल सेम रखा जाता है। जैसे अगर ऊपर में भी अगर सेंटीमीटर लिया तो नीचे में भी सेंटीमीटर, ऊपर में किलोमीटर तो नीचे में भी किलोमीटर, तो किलोमीटर में तो मैप होगा नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ मैप इज़ 1:1 लाख, या फिर 1:1 लाख का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट मैप के ऊपर 1000 यूनिट ग्राउंड के ऊपर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो अगर यूनिट है मेजरमेंट का सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट करेगा 1 लाख सेंटीमीटर को ग्राउंड के ऊपर। उसी तरीके से अगर यूनिट मेजरमेंट का इंच में है तो इसका मतलब 1 इंच मैप पे तो 1 लाख इंचेस एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर। मेन इसका एडवांटेज क्या होता है, क्या इसका फ़ायदा है, दैट इट इज़ ओनली फ्रैक्शन। ये क्या है, फ्रैक्शन है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, किसी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। देखो यहाँ पे अगर ये इंच हुआ तो ये भी इंच, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, बिल्कुल आज़ाद है ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट एंड हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप इस स्केल को किसी यूनिट में भी चेंज कर सकते हो और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल स्केल या नेचुरल स्केल भी कहा जाता है। तो ज़्यादातर पैमाइशें इसी पर होती हैं। अब देखो एग्जांपल है यहाँ पे, डिस्टेंस 2 शहरों के बीच में, ए और बी के बीच में 50 किलोमीटर है। अब ये 50 किलोमीटर तो पक्का है कि ग्राउंड के ऊपर का होगा, और ये मैप के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक लाइन से जो कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन है ऑन द मैप। कैलकुलेट RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड ड्रॉ लीनियर स्केल। तो RF में तो आपको पता है
कि दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। RF का मतलब ही होता है डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो मैप के ऊपर डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर और एक्चुअली में 50 किलोमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर और 50 किलोमीटर को हम लोग यहाँ पे 50 इंटू 1 लाख कर देंगे तो 50 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1 लाख सेंटीमीटर के, तो 50 किसके बराबर हो जाएगा 50 लाख सेंटीमीटर के। तो 5 से 1 टाइम्स में और 5 से हाउ मेनी टाइम्स में 10 लाख टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 1:10 लाख। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आ गया। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, स्केल के ऊपर। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा 50 किलोमीटर हम लोग इसको दिखाएंगे स्केल के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ अ स्केल इज 1 इंच टू 4 माइल, है ना, तो व्हाट इज द RF। अब देखो एक तरफ तो आपका इंच दिया हुआ है और एक तरफ आपका माइल दिया हुआ है। आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन ये होता है कि 1 माइल इज इक्वल टू 63,360 इंचेस। तो RF निकालना होगा तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन में डिस्टेंस ऑन ग्राउंड करेंगे। मैप के ऊपर का डिस्टेंस कितना है 1 इंच और एक्चुअली में कितना है 4 मील है। तो 1 इंच अपॉन में 4 मील है तो 4 इंटू 63,360 करेंगे और कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन में 2,53,440 आ जाएगा। और अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है हमको किस पे, मैप पे। तो देखो ये रहा हमारा लाइन जो कि रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे डिस्टेंस को। मार्क इट ऑन द स्केल लाइन। तो स्केल लाइन पे आपने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे भी है, क्वेश्चंस तो होने नहीं चाहिए थे ताकि मैं करके दिखाता आपको। अच्छा, यहाँ पे दिया है 1:5, वो कितना दिया हुआ है 5 लाख दिया हुआ है RF। कन्वर्ट द स्केल इनटू अ वर्बल स्टेटमेंट। तो वर्बल स्टेटमेंट में कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे तो लिखा हुआ है, ऐसे देखो 5 इंटू 1 लाख कर देंगे। इसको क्या कर देंगे 1 लाख। अब देखो यहाँ पे अगर हमने सेंटीमीटर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। जितना यूनिट इधर उतना ही यूनिट उधर हो जाएगा। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर इज टू 5 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 1 लाख सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप 1 किलोमीटर को लिख सकते हो 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इस टू कितना आ जा रहा है 5 किलोमीटर आ जा रहा है। तो ये देखो आपका, आप शब्दों में आराम से बदल दोगे 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। ये आपका बदल गया वर्बल स्टेटमेंट में। मार्क इट ऑन अ लीनियर स्केल। तो यहाँ पे स्केल बनाकर मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस ऑन अ मैप। मैप के ऊपर कैसे हम लोग डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं मैप के ऊपर जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको मेज़र करने के लिए। तो पहला ये है, इसमें एक स्ट्रेट एज लेंगे स्ट्रिप का, यानी एक पेपर का ऐसा एक टुकड़ा ले लेंगे। ठीक है, और इस टुकड़े को हम लोग बिल्कुल रखेंगे रिक्वायर्ड लाइन पे, यानी मैप के ऊपर जो लाइन है, जैसे मैप के ऊपर देखो A से लेके B तक पॉइंट है, तो इसके ऊपर हमने पेपर रख दिया और पेपर पे देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक पेपर आ रहा है। और लिमिट जो है डिस्टेंसेस का स्ट्रिप पे हम लोग मार्क कर लेंगे पेंसिल के साथ। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है तो हमने मार्क कर लिया। अब इसी स्ट्रिप को उठा के लीनियर स्केल पे आपको रख देना है। ये रहा 0 से शुरू होता हुआ और देखो लीनियर स्केल पे हमने रख दिया। ये जितना आ रहा है उतना देख लेंगे 5 तक आ रहा है और मेज़र कर लेंगे डिस्टेंस। यानी हमने क्या रखा, सिर्फ एक सादा स्ट्रिप रखा पेपर का मैप के ऊपर और उसी पेपर ऑफ स्ट्रिप को हम लोगों ने क्या किया, उठाया और स्केल के ऊपर रखा। स्केल के ऊपर रखने पर जितना डिस्टेंस आया एक्चुअल में वही डिस्टेंस वो शो करता है मैप हमारा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ A और B के बीच में देखो कितनी दूरी है 5 सेंटीमीटर की है और यहाँ पे देखो स्केल दिया होगा। स्केल ये रहा 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है।
अगर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 1 सेंटीमीटर हाफ किलोमीटर के बराबर होगा। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर 1/2 इंटू 5 किलोमीटर के बराबर होगा, यानी कि 5/2 किलोमीटर के, यानी कि यह कितना आ जाएगा आपका 2.5 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप, डिवाइडर जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो आप इस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो उसमें क्या करना होगा, है ना, एक इधर रख देंगे, एक पॉइंट इस पे रखेंगे, एक पॉइंट इस पे रखेंगे और फिर वही चीज़ यहाँ पे मेज़र कर लेंगे हम लोग। अब ये तो आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर डिस्टेंस सीधा सीधा है तब मेज़र करने के लिए, और अगर कहीं कर्व है तब कैसे आप डिस्टेंस मेज़र करोगे। तो देखो, जब कभी कोई कर्व होगा उसके लिए कैसे डिस्टेंस मेज़र करना है। जैसे कि डिस्टेंसेस आते हैं, जैसे एक नदी का आ जाएगा या कोई घूमती हुई रोड का आ जाएगा, तो वहाँ पे ये स्ट्रेट एज पेपर कैसे जो है कि यूज़ कर पाओगे। तो पहले आपको क्या करना है, मार्क करना है स्टार्टिंग पॉइंट पेपर के स्ट्रिप का, और हर जगह पे जहाँ जहाँ बेंड है वहाँ वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको बेंड करना है ना, और फोल्ड करना है पेपर को जब तक कि तुम एंड तक ना पहुँच पाओ। और फिर जो है ग्राफिकल स्केल का इस्तेमाल करके एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पर कितना है कैलकुलेट किया जा सकता है, माइल में, यार्ड में या फिर किलोमीटर में। जैसे कि ये कोई कर्व है तो क्या करना है, आपको अपना पेपर भी इसी के ऊपर रखना है, फिर इसको फोल्ड करके मोड़ना भी है उसी पेपर को, स्ट्रेट पेपर को, और फिर आगे ऐसे लेके जाना है। तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट होगा, लेकिन करना ऐसे ही होगा। अब देखो, पेपर में तो पक्का है कि देखने में ही लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी, तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या है, थ्रेड। एक घुमावदार रोड या फिर जो नदी है उसको आसानी से आप मेज़र कर सकते हो एक थ्रेड के मदद से। थ्रेड यानी कि धागा, और फिर उस धागे को आप जो है लीनियर स्केल पे रख देना और एक्चुअल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे। यानी यहाँ पे जो काम स्ट्रिप कर रही थी, स्ट्रिप को मोड़ना पड़ रहा था, वो काम अब आप किससे कर लोगे, धागे से, और वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इसके अलावा एक डिवाइस होता है ओपिसोमीटर। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि रोड नापा जाता है, रेल लाइन या रिवर नापी जाती है। ये छोटा सा स्पाइक यानी आगे को निकला रहता है, कोनिकल ऐसे, ठीक है। ये व्हील होता है जो कि मूव करता है। यहाँ पे ये क्या है, इसमें व्हील है जो कि मूव करेगा कर्व्ड सरफेस पे। इसका एक रिवॉल्यूशन स्केल के ऊपर मेंशन रहता है, यानी कि जैसे ही यहाँ पे बॉल टाइप का लगा होगा, जैसे पेन आपका होता है, तो जैसे ही वो आगे रोटेट करवाओगे, आगे लेके जाओगे, मूव कराओगे किसी भी ट्रैक वगैरह पे, तो यहाँ पे जो स्केल है ना उसका भी मेजरमेंट आगे बढ़ता जाएगा रिवॉल्यूशन के हिसाब से, और डिस्टेंस आप आसानी से इससे मेज़र कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ मेज़र करना है तो मैं यहाँ इसके पॉइंट को रख दूंगा, इस पॉइंट को, इस स्पाइक को, और ये आगे जितना जाएगा उतना ये डिस्टेंस इसमें आपको मेज़र हो जाएगा, दिख जाएगा। एरिया बाय ग्रिड स्क्वायर मेथड। अच्छा, एरिया जब हम लोगों को मेज़र करना होता है तो कैसे मेज़र करते हैं हम लोग, ग्रिड स्क्वायर मेथड से। एक टोपोग्राफिकल मानचित्र यानी मैप पे हर एक जो ग्रिड स्क्वायर होता है वो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का होता है, और यानी कि 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर का होता है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप हमने पहले भी देखा। तो इसीलिए एरिया ऐसे का कितना होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये एरिया कितना हुआ, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हुआ। तो अगर आपको कोई टोपोग्राफिकल मैप दिया हुआ है और आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसका एरिया, तो कैसे आप जो है उसका एरिया कैलकुलेट करोगे, ये रहा आपका टोपोग्राफिकल मैप। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि ये एरिया आपने ऐसे, ये रेड वाली लाइन बता रही है एरिया को, एरिया जो है आपने ले लिया। इसके बाद सबसे पहले तो आपको कंप्लीट स्क्वायर गिनने हैं, 1 2 3 4, ये 4 जो है कंप्लीट स्क्वायर हैं। अब ये देखो इसको, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, हाफ स्क्वायर कितने हैं। ये देखो, हाफ स्क्वायर 1, हाफ स्क्वायर 2,
और यहाँ पे देखो हाफ स्क्वायर 3 4 और यहाँ पे देखो 5 5 हाफ स्क्वायर हैं, एक 6 और एक 7, ये हाफ स्क्वायर्स हैं। फिर उसके बाद 1/3 देखो कितने हैं, ये रहा आपका एक 1/3 यहाँ है, एक इसको आप ने कितना लिया 2/3। 2/3 क्यों लिया, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है, देखो ये आधे से ज़्यादा है इसीलिए, तो ये 2/3 हुआ और एक 1/3 हुआ। आओ कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 4 हैं, दिख ही रहा होगा, 1 2 3 4 मिडिल में बिल्कुल। हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, 7 हैं, तो 7 इंटू हाफ कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2/3 स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था, एक होगा 1/3 भी और 2/3 भी एक ही है, 1/3 भी एक ही है। तो 2/3 और 1/3 को तुम ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया कितनी आ गई आपकी 4 और ये 3.5 और ये 1, तो 4 3.5 + 1 कितना आ जाएगा 8.5 स्क्वायर किलोमीटर। और ये क्या है, एक अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेशन समझ ही सकते हो क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो है कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैप का। मैप के 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, ये मदद करता है किसी जगह को लोकेट करने में कि कोई जगह किधर है, किस दिशा में है। डायरेक्शन का जो नॉलेज है वो आपको कैसे मिलेगा, ऑब्टेन होता है रोटेशन से अर्थ के। अर्थ रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, जो नॉर्थर्न एंड है इसकी एक्सिस का, उसको क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है, और जो साउदर्न एंड होता है ना उसको साउथ पोल कहा जाता है। कोई 2 पॉइंट जो इसको ज्वाइन करती है उसको कहा जाता है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ईच अदर। और एनी लाइन एट राइट एंगल टू द नॉर्थ साउथ लाइन इंडिकेट करता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को। यानी देखो ये रहा आपका नॉर्थ साउथ, ठीक, और ये कोई 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में भी डायरेक्शंस बढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, ये तो हो गया 4 कार्डिनल मेन डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और ये जो है इसके अलावा डायरेक्शंस, इन दोनों के बीच में भी जो डायरेक्शंस हैं वो भी आपको हमने बता दिया। और जो डायरेक्शन होता है किसी लाइन का डिस्क्राइब किया जाता है एंगल के साथ जो वो बना रहा है नॉर्थ के साथ, और मेज़र किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 10 डायरेक्शन क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है ना। और कैसे आपको पता चलेगा, ये फॉलोइंग जो है कि अभी हम देखने वाले हैं, निम्नलिखित से पता चलेगा। जैसे कि पहला है बियरिंग। अब बियरिंग में इतना पढ़ने के बजाय हम डायरेक्ट डायग्राम पे चले आते हैं। ठीक है, ये रहा बियरिंग। बियरिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले नॉर्थ और साउथ, कलर चेंज कर लें, तो हमने लिया नॉर्थ और साउथ, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ये हमने इसको ज्वाइन कर दी। कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जर्वर से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। अब ये जो एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखो कितना है, ये 75 डिग्री है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने देखा। और ये फॉरवर्ड बियरिंग वो कहलाती है बियरिंग। और ये जो डायरेक्शन ये वापस को ये उल्टा इधर को जो जा रहा है यानी 180 से ज़्यादा को, ये क्या कहलाता है, बैकवर्ड बियरिंग कहलाता है। तो फॉरवर्ड बियरिंग से हम लोग अगर देखें तो कितना आ रहा है, 75 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन मेज़र करते हैं। तो इस तरीके से बियरिंग से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे इंडिकेट हुआ, एंगुलर बियरिंग से। बियरिंग जो है हॉरिजॉन्टल एंगल होती है नॉर्थ और जो ज्वाइन करती है ऑब्जर्वर को, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसा कि हम लोगों ने अभी देख लिया। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन में एक चीज़ देख लेना है कि देखो बैकवर्ड बियरिंग माइनस फॉरवर्ड बियरिंग, ठीक है, इज इक्वल टू ये करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है। फॉर्मूला कैसा होगा कि जो बैकवर्ड बियरिंग होगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉरवर्ड बियरिंग में 180 प्लस करना होगा। और ऐसा कब करना होगा, जब फॉरवर्ड बियरिंग कम होगी 180 से।
इसके अलावा जब आपको बैकवर्ड बेरिंग निकालनी है, जब फॉरवर्ड बेरिंग क्या है 180 से ज़्यादा हो, तब क्या करना होगा आपको, 180 से ज़्यादा होने पे आपको 360 माइनस फॉरवर्ड बेरिंग करनी होगी। ये फॉर्मूला आपका होगा। तो एक बेरिंग किसके संदर्भ में, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन के संदर्भ में उसको मैग्नेटिक बेरिंग कहेंगे, और जो रेफरेंस के साथ रहेगा ट्रू या फिर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ लाइन के, उसको हम ट्रू बेरिंग कहेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक आपका ट्रू नॉर्थ होगा, एक आपका मैग्नेटिक नॉर्थ होगा। कैसे, वो आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अर्थ जो शो करता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, देखो क्या है एक्चुअली में, एक नॉर्थ साउथ तो ये रहा जो कि ट्रू है, और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ आपको ऐसा दिखता है ना। इसीलिए दो आते हैं, एक आता है आपका मैग्नेटिक बेरिंग आता है, और एक आपका जो है कि ट्रू बेरिंग आता है। दोनों में फ़र्क होता है। और ऐसा फ़र्क क्यों, हाँ ठीक है, फ़र्क होता है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक बेरिंग और जो है कि आपका ये ट्रू बेरिंग में मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ को, ये दो अलग अलग हैं। और दोनों अलग क्यों होते हैं, देखो जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, ये एक यंत्र होता है जिससे हम लोग डायरेक्शन वगैरह निकालते हैं। जो नॉर्थ है, जो कंपास निडल शो करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ आपके रियल नॉर्थ से अलग होता है। जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होती है मैग्नेटिक कंपास के पास, तो इसका निडल पॉइंट करता है मैग्नेटिक नॉर्थ को। और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, बिल्कुल अलग होता है ज्योग्राफिक और ट्रू नॉर्थ से। ट्रू नॉर्थ क्या होता है, ट्रू नॉर्थ वो डायरेक्शन है जो इंडिकेट होता है नॉर्थ स्टार की वजह से। जब एक ग्लोब पे आप देखोगे मेरिडियन लाइंस को जो कि कन्वर्ज होती हैं नॉर्थ के पास, कन्वर्ज मतलब जाकर मिलती हैं नॉर्थ पे, तो एंगल जो ट्रू नॉर्थ साउथ लाइन के बीच में होती है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ लाइन के बीच में होती है, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ फिक्स नहीं होता है, लेकिन स्लोली मूव करता है टाइम टू टाइम, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है, और इसकी वजह से वेरिएशन आता है किसमें, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में। इसीलिए इसको मैग्नेटिक वेरिएशन भी कहा जाता है। और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में, ये अलग अलग होता है, वेरी करता है जगह जगह के हिसाब से और टाइम टू टाइम। और ये जो वेरिएशन जो है सेम होते हैं, जब आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेरिएशन एक जैसा मिलेगा। लाइंस जो कि ड्रॉ की जाती हैं ज्वाइन करती हुई प्लेसेस सिमिलर वेरिएशन के बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ, इसको आइसोटोनिक लाइंस कहते हैं। किसको आइसोटोनिक लाइंस कहते हैं, ऐसी लाइन जो ड्रॉ की जाती हैं ऐसे पॉइंट्स को जो सिमिलर वेरिएशन दिखाती हो मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में। अब यहाँ पे जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देखो, ये ऊपर वाला हमारा डायग्राम, ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है आपका ट्रू नॉर्थ। अब देखो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ एंगल कितना बन रहा है, 125 डिग्री, जबकि ट्रू नॉर्थ के साथ कितना हो रहा है, 110 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और ये कैसे आया है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री इससे आया है कि हमको पहले पता करना होगा, ये चीज़ पहले नहीं पता चलेगी, ये पहले नहीं पता चलेगी। आपको क्या क्या पता चलेगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ, और साथ में जो है कि ये क्या बोलते हैं कि इसके बीच में डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन कितना का है 15 डिग्री का। तो आपको अगर ट्रू नॉर्थ के साथ निकालना है कि कितना ट्रू बीयरिंग आ रही है, तो आपको ट्रू बीयरिंग निकालने के लिए मैग्नेटिक बीयरिंग से 15 डिग्री ये जो एंगल है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का, इसको माइनस करना होगा। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि ट्रू बीयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बीयरिंग माइनस 15 डिग्री। और 15 डिग्री ना कहें हम, बल्कि इसको क्या कह दें, इसको कह दें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो मैग्नेटिक बीयरिंग कितनी है 125, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है 15, यानी कि ट्रू बीयरिंग कितनी आ गई 110
10 डिग्री आ गई। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है और ये प्लेस टू प्लेस डिफर भी करेगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एक जैसा नहीं होता है। एक जैसा कब होगा? जब हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। ठीक है, ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ को देखो आप, तो ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ ये दोनों भी अलग अलग हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ते हुए आए कि ये जो लाइंस हैं, देखो ये क्या कर रही हैं? कन्वर्ज हो रही हैं। क्या कर रही हैं? कन्वर्ज हो रही है। कहाँ कन्वर्ज हो रही हैं? जाके नॉर्थ पे। और ये आपका ट्रू नॉर्थ है। लेकिन जैसे ही हम इसको, इस ग्लोब को एक पेपर पे लाते हैं, ठीक है, एक मैप के ऊपर लाते हैं इस ग्लोब को, तो होता क्या है, ये यहाँ से हम लोग इसको हटाते हैं, यहाँ से ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद कैसा हो जाएगा? ये लाइंस इस तरीके से हो जाती हैं जो यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाई गई हैं। यही लाइंस जो आगे जाके कन्वर्ज हो जा रही हैं, जब मैप पे लाओगे तो ये लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी। तो ये आपका ग्रिड नॉर्थ हो जाता है और ये आपका ट्रू नॉर्थ है। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी कि सेमी सर्कुलर लाइंस लॉन्गिट्यूड की, इनको माना जाता है स्ट्रेट। मान लिया जाता है स्ट्रेट कब? जब इनको मैप के ऊपर इनका चित्रण किया जाता है। तो जो नॉर्थ ऐसे में रिप्रेजेंट होता है मैप के ऊपर, उसको ग्रिड नॉर्थ बोलते हैं। और ये ट्रू नॉर्थ से डिफर करता है स्फेरिकल शेप की वजह से अर्थ के, और ये इनके बीच में वेरिएशन होता है ना। जो वेरिएशन है ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में, इस वेरिएशन को हम लोग ग्रिड वेरिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा। मैग्नेटिक बेरिंग और ट्रू बेरिंग भी देखो, ये आपका ट्रू बेरिंग, ये ट्रू बेरिंग यहाँ पे है और ये आपका मैग्नेटिक बेरिंग है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस साइड में भी अलग होगा। दोनों अलग क्यों है? स्फेरिकल शेप की वजह से, है ना। स्फेरिकल शेप की वजह से, सॉरी, ये स्फेरिकल शेप की वजह से नहीं है, ग्रिड वाला स्फेरिकल शेप की वजह से है। ये किसकी वजह से है? ये कंपास की वजह से है। किसकी वजह से? कंपास की वजह से, कि कंपास को जब छोड़ दोगे तो वो इस तरीके से आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, जबकि एक्चुअल में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसा है जो कि हम लोग किसकी वजह से जान पाते हैं? पोल स्टार की वजह से। तो ये आपका ट्रू नॉर्थ है और ये आपका मैग्नेटिक। Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.